नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूपॉइंटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में आपने हमारे शरीर के निर्माण में जो 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनमें से आपने आकाश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम वायु महाभूत के बारे में जानेंगे कि वायु का उपयोग ट्रीटमेंट में किया जाता है और वायु क्या है, किस प्रकार से इसको पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या क्या करती है, इसके द्वारा क्या क्या काम होते हैं। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, तभी आपको उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होगी और सफलता प्राप्त होगी आपको। वायु हमारे पूरे जीवन में आप देखते हैं कि हमारा जीवन जो लगातार गतिशील है और चलायमान रहता है हमारा जीवन, और हमारे जीवन में लयबद्धता आती है, गतिशीलता आती है और स्पंदन या लय ये किसके कारण आती है? तो इन सब का एक ही कारण है वायु, क्योंकि वायु गतिशील है और पूरे जगत की गतिशीलता और जीवंतता के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी का उत्तरदायित्व इसी के वायु के ऊपर होता है। तो वायु तत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु को हम इसके गुण से महसूस करते हैं स्पर्श। यदि हमारे शरीर पर वायु चलती है तो स्पर्श होता है, तो हम समझ जाते हैं कि वायु चल रही है। तो वायु का जो तन्मात्रा या गुण है वो स्पर्श है। और वायु का जो इसका मूलभूत गुण होता है वो चलत्व, सरत्व और इसके द्वारा होने वाली गति है। हमारे जीवन में रोना, हंसना, गाना, खाना, निगलना, आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, किसी चीज़ को उगलना, ये सब वायु के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो जितने भी हम ये चीज़ें करते हैं वो वायु के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। वायु कम है तो शरीर में गतिशीलता कम होगी, या उस ऑर्गन में या फिर हमारे शरीर के भाग में, अगर शरीर में हाथ है या पैर है तो वो चलता है तो वो वायु के कारण ही चलता है, और वायु के असंतुलन के कारण ही उसमें कम या अधिकता आती है। जिस व्यक्ति का शरीर वायु प्रधान होता है और उसमें विंड एनर्जी मेन होती है, तो उस व्यक्ति का शरीर पतला होगा और उसके शरीर में जो स्किन खुरदरापन होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम पहचान जाते हैं कि ये पतला है और शरीर में खुरदरापन है, तो इसमें ये व्यक्ति वायु प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्ति का शरीर में हल्कापन होता है, क्योंकि वायु हल्की होती है और सर्वत्र इधर उधर जाने में सक्षम होती है। वायु के प्रभावों को रोकना संभव नहीं हो पाता, ये किधर को भी चली जाती हैं, जिधर को इसको रास्ता मिलता है चली जाती है। ये वायु का गुण शीत है, किंतु आसपास के माध्यम के अनुसार इसका अपना गुण भी बदलता है। वायु सूक्ष्मता प्रदान कर सकती है, तो ये भी इसका एक गुण है। वायु हल्की है और वायु का जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है, और स्पर्श चेतना प्रदान करता है, और चेतना के कारण ही प्रत्येक द्रव्य को क्रियाशील बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। और प्रत्येक द्रव्य जो शरीर में है वो सभी वायु के कारण ही
गतिशील रहते हैं। हमारी जो आवाज़ है वो भी वायु के कारण ही आगे चलती है। आँखों का देखना और जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो सब वायु के कारण ही अपने कर्म करने में प्रवृत्त रहती हैं। आदमी के प्रजनन अंग और निकास तंत्र में भी वायु के कारण ही सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। हमारे शरीर में पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त संचार प्रणाली और उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इन सब में वायु के द्वारा ही ये प्रेरणा पाते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो वायु के बहुत सारे कार्य, अनंत कार्य हैं। जब इन कार्यों में शरीर में बाधा आती है वायु के, तो हमारे शरीर में भी वायु प्रकोपित होने लगती है, जिसे वायु दोष बोलने लगते हैं हम, और इसके कारण अनेक बीमारियां आने लगती हैं, छोटी बड़ी। तो ऐसे में हम उसी ऑर्गन के वायु पर उपचार करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो हमारी जितनी भी प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाएं हैं उनका नियंत्रक भी वायु है, और हमारे मन को चलाने में भी वायु का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मन को चंचल बनाने में वायु ही योगदान देती है और ये मन को चाहे जिधर ले जा सकती है। और हमारी सभी इंद्रियां वायु के कारण ही चंचल बनती हैं। वायु के प्रभाव से ही सभी इंद्रियां प्रेरित रहती हैं। अगर वायु का अभाव है तो आँख देख नहीं सकती और नाक से हमें सूंघने में परेशानी आ सकती है। जितने भी हमारे शरीर में धातुएं हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी को प्रेरित करने में वायु का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे अंदर जो हर्ष होता है, खुशी होती है और उत्साह होता है, उसका कारण भी यही है। और अग्नि को प्रदीप्त करने में वायु आवश्यक होती है। तो शरीर में भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, शरीर में कहीं अग्नि कम है तो वायु का उसमें उचित संतुलन होना चाहिए। वायु का एक गुण सुखाना भी होता है। तो हमारे कहीं भी अगर जल है, द्रव्य है कहीं ज़्यादा, तो वह वायु के द्वारा उसको सुखाया भी जा सकता है। और इसीलिए हम जहाँ पर जल ज़्यादा होता है जिस ऑर्गन में, वहाँ पर हम वायु के द्वारा उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जल को सुखाने की ताकत है। और जो भी पार्थिव इकट्ठा हो जाता है कहीं पर, चेजशिष्ट है, पथरी है, कहीं भी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको गलाने की क्षमता भी इसमें होती है और ये तोड़ने की क्षमता भी इसमें होती है। और जितना भी भोजन होता है हमारा, तो उसको आगे बढ़ाने में, भोजन पथ में आगे बढ़ाने में वायु काम करती है। शरीर से जितने भी हमारे मल निकलते हैं उनको निकालने में वायु कार्य करती है। माता के गर्भ में भ्रूण की आकृति तैयार करने में भी वायु अपना योगदान देती है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सहायक होती है। तो जब गर्भ में आकृति किसी वजह से विकृत होने लगती है तो आप वायु का उपचार करें और आकार के लिए आकाश का उपचार करें, तो आप सफलतापूर्वक ये उपचार कर सकते हैं। वायु की प्रकोपित होने पर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। वायु के कारण ही
इंद्रियों का गर्भ के अंदर परेशानी आने लगती हैं, और जब ये वायु कुपित होती हैं तो ये गूंगा, बहरा, लंगड़ा इत्यादि तक बना देती हैं। वायु के कारण ही मन प्रसन्न नहीं होता है, मन में भय भी आता है। तो वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम वातावरण में देखें तो बादलों की सृष्टि करना और वर्षा करना ये सब वायु के कारण ही होते हैं। और कितना भी बड़ा वृक्ष हो तो उसके लिए भी वायु आवश्यक होती है, क्योंकि विशालकाय वृक्ष को अंकुरित होने के लिए भी वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो धातुओं के जो क्वांटिटी ऑफ टिश्यू हैं उनका कार्य भी वायु ही करती है। पेड़ पौधों को आगे बढ़ाना, बढ़ना, पकना, सड़ने से बचाना वायु के कारण ही संभव होता है। किसी भी नदियों की धाराओं को मोड़ देना भी और विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य भी वायु के द्वारा ही संभव हो पाता है। जब वायु शरीर में प्रकोपित हो जाती है तो ये रक्त की दिशा को बदलकर शरीर की दिशा भी बदल देती है। तो इसमें जो रक्त की जो वेन्स होती हैं वो फटने लगती हैं, फट जाती हैं और बस्ट हो जाती हैं, जिसके कारण लकवा तक आ जाता है। तो ये सब वायु के कारण ही होता है, जिसे विंड अटैक बोलते हैं। वायु जिस प्रकार से भूकंप पैदा कर सकती है, उसी प्रकार से शरीर में भी ये वायु के द्वारा अनेक प्रकार से विस्फोटक स्थिति बना देती है। ये जो बादल टकराते हैं आकाश में, ये भी वायु के कारण ही होता है। सर्दी या गर्मी के मौसम में पानी का बरसना, उनके लिए भी वायु उत्तरदायी होती है। वायु के कारण ही जो ऋतुओं के अंदर जो उनकी विशेष स्थिति है, क्रम है, वो भी बिगड़ सकता है। अनेक प्रकार की महामारी जैसे हैजा कह लीजिए या कोई और भी संक्रमण की बीमारी कह लीजिए, वो सब वायु के द्वारा फैलती हैं। वायु की प्रकृति ही स्पर्श और शब्द में है। हमें जब कम सुनाई देता है या बहरापन हो तो इनके उपचार में भी हम वायु को प्रयोग करेंगे। हमारे शरीर के सभी जोड़ों को वायु गति प्रदान करती है और शरीर में लड़खड़ाहट पैदा हो जाती है। घुटने के जोड़ में साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है तो लड़खड़ाहट पैदा होती है। तो साइनोवियल फ्लूइड चिकना होता है, जल और पार्थिव के संयोग से बनता है। तो घुटने में ऐसी स्थिति में वायु को कम करने में, जब ये घुटने में उत्पन्न प्रकोपित वायु को कम करने में समर्थ होता है। इसलिए इस प्रकार इसके उपचार के लिए वात और कफ का एक साथ उपचार करना होगा, जिसमें हम 1 और 2 तत्व को सीडेट करेंगे और 4 और 5 को टोन करेंगे, क्योंकि 4 और 5 ये चिकनापन लाएगा, क्योंकि 4 जल है और 5 पृथ्वी है। तो इसलिए इसको बढ़ाया जाता है, जिससे वहाँ पर कफ ज़्यादा पैदा हो जाए उचित मात्रा में और वहाँ
घुटने में जो चलने में लड़खड़ाहट आ रही है वो भी सही हो जाती है। तो वायु का आपने देखा कि हमारे जीवन में कितना उपयोग है। तो प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी वायु ही सुख और दुख का कारण भी होती है। तो आप ऐसे में वायु तत्व को बैलेंस करें। हमारे हाथों में जो उंगली है लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, उसका अंक 2 है, यानी कि वायु महाभूत को लेफ्ट स्मॉल फिंगर पर रखा गया है। तो आप इसके तीनों जोड़ों पर मेथी दाना लगाकर या इसको ट्विस्ट करके आप उपचार कर सकते हैं, या बियोल मैग्नेट के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताया गया कि शरीर में वायु ज़्यादा हो जाए तो भी रोग होता है और कम हो जाए तो भी रोग उत्पन्न होता है। तो आप हाथों पर उपस्थित ज्वाइंट पर वायु को आप कम या अधिक करके उपचार में शामिल करेंगे। और टीसीएम के अंतर्गत भी प्रत्येक महाभूत के अंदर, पंच तत्वों के अंदर वायु के संतुलन को बनाने के लिए आप उसके अंदर उपस्थित टीसीएम पॉइंट पर उपचार करेंगे, यानी वायु विंड पॉइंट को कम या अधिक करेंगे तो उपचार संभव हो पाता है। तो वायु को 2 का अंक दिया गया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अंदर, जिसको आपने हमारी अनेक वीडियो में सुना होगा कि 2 को बढ़ाना है या घटाना है। जब कहीं पर जल की अधिकता होती है तो वहां पर गीलापन आ जाता है, और ऐसी अवस्था में हम जल को घटाते हैं और वायु को बढ़ाते हैं, तो वहां पर सुखाने का काम भी ये करती है। तो अनेक प्रकार के जो प्रोटोकॉल हैं उनमें आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये काम करती है, और हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उनको देखें और समझें। अगली वीडियो में हम अग्नि महाभूत के बारे में आपको जानकारी देंगे कि ये क्या क्या काम करती है और किस प्रकार से काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।